नमस्कार दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये आपका थर्ड पार्ट है। आप इसमें चैप्टर निकाल सकते हैं। जिसके पास बुक्स नहीं है वो बुक निकाल लीजिए, आपके लिए बहुत इजी होगा। 9th के बच्चे हैं अगर आप लोग वैसे, और या जनरल जो बच्चे देख रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, जो टॉपिक का नाम है फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। यानी फ्रांस जो है उन्होंने राजतंत्र को जो है ख़त्म कर दिया था और वो गणतंत्र बन गए थे, यानी एक रिपब्लिक बन गए थे। अभी ये रिपब्लिक का मतलब क्या है, एबॉलिश मोनार्की का मतलब क्या, थोड़ा सा आप अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो मेरी पिछली वीडियोस को जाकर देख लीजिए, मतलब जो इसके पार्ट 1 पार्ट 2 हैं। अब इस वाले थर्ड वाले पार्ट में हम बात करेंगे कि किस तरीके से फ्रांस में मोनार्की को यानी राजतंत्र को हटाया जाता है। राजतंत्र मतलब राजा का रूल, और यानी रिपब्लिक आएगी। रिपब्लिक मतलब जनता का रूल या जनता के द्वारा चुने गए शासक, यानी द इलेक्टेड बाय द हेड ऑफ स्टेट इज नाउ इलेक्टेड बाय द पीपल। सो वो जो कहलाता है वो दैट इज कॉल्ड कहलाता है रिपब्लिक। अब फ्रांस में ऐसा क्या घटित हुआ, जाहिर सी बात है फ्रांस में रेवोल्यूशन का दौर चल रहा था। फ्रांस में पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन और जो सोशल सिचुएशन थी वो राजा के फेवर में बिल्कुल नहीं थी, जैसे हमने पहले और सेकंड वाले पार्ट में पढ़ा था। इस वाले पार्ट में राजा, जाहिर सी बात है पूरे यूरोप में एक नेशनलिज्म के कह सकते हो कि एक अभी नेशनलिज्म भी आएगा, बट अब नेशन की बात चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही थी, डेमोक्रेसी की बात चल रही थी। तो अब यहाँ पे राजा ने जो है पर्सिया जो उस समय एक छोटा सा किंगडम था, जर्मनी का किंगडम था, ठीक है, वो हम 10th में भी पढ़ेंगे। तो उसके साथ एक नेगोशिएशन करा, या जो ऑस्ट्रिया है जो उसका, जहाँ पे मैरी एंटोनियट जी को जो उसकी राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, तो उनसे भी उनका रिलेशन था। तो हर जगह जो है मोनार्की है, पूरे यूरोप में मोनार्की है, ध्यान देना, हर जगह जो है राजतंत्र है। अब ये राजा जो है सभी यूरोप, चाहे अगर फ्रांस का राजा खतरे में है तो बाकी ऑस्ट्रिया का राजा भी खतरे में होगा, प्रूसिया का राजा भी खतरे में होगा, रशिया का राजा, या जो आपका इंग्लैंड, फ्रांस, हर जगह का राजा जो है खतरे में है। तो जाहिर सी बात है एक अब राजाओं के बीच में भी डर बैठ गया था कि भाई अगर हमारे देश में भी इस तरीके से रेवोल्यूशन होगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इन्हीं सब राजाओं ने मिलकर के जो है एक नेगोशिएशन करा, या फ्रांस के राजा ने बाकी राजाओं से बात करी, ऑस्ट्रिया के राजा से या जो प्रूसिया के राजा है उससे राजा से बात करी कि हमें जो है अपनी जो राजशाही है या जो हमारी अपनी जो राजतंत्र है हमें उसे बचाना चाहिए, मोनार्की को बचाना चाहिए। तो ये बातें जब नेशनल असेंबली को पता चली तो उन्होंने जो है फ्रांस के राजा के अगेंस्ट में जो है, या ऑस्ट्रिया या जो प्रूसिया है उसके अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि आप एक राजा जो है वो अपनी देश की जनता का होना चाहिए, लेकिन अब वो दूसरे, यानी फ्रांस का राजा, वो राजा अब किस बात का राजा रहेगा, क्योंकि उसने अपने देश पे अटैक करने के लिए दूसरे देशों के साथ संधि कर रहा है। तो ये बात लोगों को बहुत ज़्यादा जो है बुरी लगी, और नेशनल असेंबली ने 1792 के आसपास जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया राजा के अगेंस्ट में, या ऑस्ट्रिया जो प्रूसिया के अगेंस्ट में। और इसमें लुई 16 तो मेन होगा ही होगा, ठीक है, उनका लीडर यानी राजाओं का रही। तो जो अब ये जो एलिट क्लास है, जो एरिस्टोक्रेट क्लास है, जो नोबल क्लास है, या जो राजा जो है, ये सारे के सारे एक तरफ ग्रुप हो गए, और आम जो लोग हैं जो थर्ड स्टेट के जो ग्रुप के मेंबर हैं, या मिडिल क्लास जो लोग हैं वो लोग दूसरी तरफ हो गए, ठीक है। अब मेन जो है फ्रांस के असेंबली में पावर किसके पास है, वो थर्ड स्टेट के पास पावर है। उन्होंने किंग और उसके एरिस्टोक्रेट या जो एलिट क्लास है उसके अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दी। इसके अंदर राजा लुई 16 भी आ जाएगा। अब हुआ क्या, लोग जो हैं इकट्ठा हो गए, बहुत सारे लोग वॉलंटियर इकट्ठा हो गए, जगह जगह से गांव से लोग जो है आर्मी में, फ्रांस की आर्मी में, जो नेशनल असेंबली की आर्मी है जो कि राजा के अगेंस्ट में लड़ने जा रहे हैं, वो लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपना एक नेशनल एंथम क्रिएट करा, रोजर डी जो है उसका जिन्होंने क्रिएट करा था उसका नाम है, और मार्शले या मार्शलेटेड जो है उनका नेशनल एंथम है, जो कि लोगों ने उस समय जब मार्च कर रहे थे, जब लोग मूव कर रहे थे वॉर पे जाने के लिए, तब उन्होंने ये गाया। अब यहाँ पे जो है फ्रांस में जाहिर सी बात है कि एक राजा तो डर के मारे जो है बैठा रहेगा अपने महल में, लेकिन अब यहाँ पे जो है लोगों को जैसे कि लगा कि भाई सब मेल जो हैं वो सब अपने वॉर में चले गए हैं। अब देश में सिचुएशन भी ख़राब हो चुकी थी, कई सारी महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर निकल के काम करने लग गई थी। अब ऐसी सिचुएशन में जो है बहुत सारे क्लब्स बनने लगे थे, दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल क्लब्स, जिसमें लोग जो है अपने अपने अधिकारों का डिमांड करने लगे थे। क्योंकि अब लोगों को इतना राजा का डर खौफ रह नहीं गया था, लोगों को फियर नहीं रह गया था। फाइनली उन्होंने बहुत सारे क्लब्स बनाए, जिसमें से जैकोबिन क्लब जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। अब ये जो जैकोबिन क्लब्स है इसके जो लीडर था जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है, ठीक है। अब ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है ये थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अगर स्टोरी अगर आपने पता होगी, ये जो है ये एक एबेंडेंट चाइल्ड था, बचपन में इसके साथ बहुत ज़्यादा जो है
फादर और मदर की जो है, मेरे ख्याल से मदर की डेथ हो गई थी, फादर वगैरह थे इसके, तो इन्होंने एक तरह से लाइब्रेरी में पूरा टाइम बिताता था और ये मैक्सिमम जो है आइसोलेट रहता था, जिससे पढ़ने में थोड़ा अच्छा हो गया था, लॉयर बन गया था। अब बट इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा हेट जो है वो है इसके अंदर अभी भी, तो ये हम आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पे जो रॉबेस्पियर है वो अपने साथ जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने अपने एक अलग से टीम बना ली, अपनी आर्मी बना ली और जो है एक रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी एक आर्मी बना ली जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। अब इस जैकोबिन क्लब के जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि इसका मेन उद्देश्य ये था कि हमें जो फर्स्ट स्टेट है यानी जो क्लर्जी ग्रुप है और जो नोबल क्लास है, किंग और नोबल्स जो हैं, उसके अगेंस्ट में हमें उनको हराना है, उनके साथ उनको डिफीट करना है, उनकी सारी पावर अपने पास अपने कंट्रोल में करनी है। तो यही इनका ऑब्जेक्टिव था। तो फाइनली इन्होंने क्या करा कि बहुत सारे अपने जो वॉलंटियर्स हैं जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर हैं उनको एक ड्रेस दे दी। अब ये ड्रेस जो है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के ड्रेस से बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो हाफ नी तक जो है अपना ड्रेस पहनते थे, ब्रीचेस जिसे कहते हैं। बट इन लोगों ने अपना फुल पैंट, एक तरह से फुल पैंट पजामे की तरह उन्होंने पूरा जो है अपनी ड्रेस बना ली, जिसपे धारियाँ होती, स्ट्रिप होती थी ऑरेंज और मतलब येलो कलर की, जैसे आपकी बुक में देख सकते हो। तो इस तरीके से अपने अपने ड्रेस कोड भी बना लिया था। अब इन लोगों ने जो है बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा करा और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने जो है किंग के पैलेस पे अटैक कर दिया। वहाँ के जो है किंग की आर्मी ने भी इन पे अटैक करा, बट फाइनली जो है किंग को यहाँ पे कैप्चर करके जैकोबिन क्लब के मेंबर और यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है अब जैकोबिन क्लब के कंट्रोल में आ गया था पूरी तरीके से, या जो कन्वेंशन है, नया जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको कन्वेंशन कहते हैं। अब इसके अंडर में सारी की सारी पावर जैकोबिन क्लब के पास आ चुकी है। अब वो क्या करेगा, वो करेगा सबसे पहले इस किंग को, जो लुई 16 है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। क्यों मतलब उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। फांसी की सज़ा कैसे दी जाएगी, एग्जीक्यूशन क्या होगा इसका। क्योंकि यहाँ पर जो किंग ने जो है दूसरे देशों के साथ साथ दिया था, यानी देश के साथ गद्दारी करी थी, फ्रांस के लोगों के साथ गद्दारी करी थी, तो उस पर देशद्रोह का, ट्रिजन का एक तरह से आरोप लगता है, देशद्रोही का आरोप लगता है कि भाई आपने फ्रांस के को पे ही अटैक करने के लिए आपने दुश्मन देशों के साथ जो है संधि करी थी, ट्रीटी करी थी, तो आप पे देशद्रोही का जो है इल्ज़ाम लगा है और उस देशद्रोही की सज़ा जो है सजाए मौत थी, यानी एग्जीक्यूशन था। फाइनली उस पर एक ब्लेड के थ्रू, जो एक गिलोटिन ब्लेड था जिसमें एक डॉक्टर गिलोटिन ने इन्वेंशन किया था उसका, कि 2 हैवी पोल पे जो है ब्लेड बंधे होते थे, एक ऊपर एक नीचे, और जो ब्लेड जो है कटेगा काफ़ी हैवी होंगे तो जिसमें आपकी गर्दन रख करके अलग कर दी जाएगी पूरी तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड गिलोटिन। सो ये जो सिस्टम था पूरी तरीके से गिलोटिन कर दिया गया, राजा को मार दिया गया। उसके बाद जो रानी है मैरी एंटोनिएट, उसको भी जो है मार दिया गया। और जो है फ्रांस में पूरी तरीके से जो है जैकोबिन क्लब्स की गवर्नमेंट आ गई और यहाँ पे जो मोनार्की को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया। रिपब्लिक स्टेट है वो यहाँ पे बन चुका है। रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो है इलेक्टेड होगा। अब यहाँ पे लोगों को राइट टू वोट भी दे दिया गया था, जिसमें कोई अमीर और कोई गरीब जो है वो मैटर नहीं करता है, सबको राइट टू वोट दिया गया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जिसके पास पावर आती है वो अपने आप को करप्ट कर लेता है। जैसे मैंने बताया कि भाई जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से उसकी मेंटलिटी एक डिक्टेटर टाइप की थी। उन्होंने जो है अपने सारे मेंबर्स, पहले तो क्लर्जीज और जो नोबल क्लास है उन सबको अरेस्ट करा गया। उन सबको जो है जो भी थर्ड स्टेट के अगेंस्ट में थे, जो भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के अगेंस्ट में थे, उन सबको मारा गया, जिसको हम कहते हैं कि भाई रीन ऑफ टेरर। ठीक है, अब रीन ऑफ टेरर में क्या था, इसको ध्यान देना, आतंक का राज हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना। तो इस रीन ऑफ टेरर में सभी लोगों को मारा गया, जितने भी लोग थे जो कि जैकोबिन क्लब के या जो रॉबेस्पियर के अगेंस्ट में थे, सबको पकड़ा गया, मारा गया, उनको जेल में डाला गया और उन पे देशद्रोही का आरोप लगाया गया या उन पे किसी तरीके से चार्ज लगाकर उनको गिलेटिन कर दिया गया, उनके गले काट दिए गए या जेल में डाल दिया गया, या देश से कई लोग जो है बाहर भी चले गए, भाग गए। अब ये सिचुएशन जो है फ्रांस में बन चुकी थी कि किस तरीके से जो रॉबेस्पियर है, यानी जो रॉबेस्पियर है उसका पूरी तरीके से रूल इस्टेब्लिश्ड हो गया था। अब वो अपनी पार्टी के मेंबर में जो भी उसके अगेंस्ट में है, जो भी उसके अगेंस्ट में, उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट में, जो भी मैक्सिमिलियन की बात नहीं मानेगा वो उसका दुश्मन है। इस तरीके से जो है एक 1793 से 94 तक पूरी तरीके से उसने पूरा एक आतंक बना के रखा हुआ था पूरे अपने देश में, तो उसी को रीन ऑफ टेरर कहते हैं। इसके अलावा उसने कुछ चीज़ें, रूल्स जो है इम्प्लीमेंट कर दिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल सभी लोगों को जो है अपने जो है एक फ़िक्स प्राइस पे अपने क्रॉप्स बेचने होंगे। जो भी पीजेंट्स हैं उसको जाकर के जो है एक फ़िक्स प्राइस पे जो है अपने शहर में ला करके अपने अनाज जो है सरकारी दामों पे, यानी गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं फ़िक्स, उसी पे आप बेचोगे, ना उससे कम बेचोगे ना उससे ज़्यादा बेचोगे। इसके अलावा जो है उन्होंने कई वेजेस को फ़िक्स कर दिया, जो है जो तनख्वाह है उसको फ़िक्स कर दी गई। मीट और ब्रेड जो जैसी चीज़ें जो वहाँ पे स्टेबल फूड है उसको उन्होंने राशन की दुकानों पे मिलेंगे। वो वाइट ब्रेड जो मतलब उस समय वाइट ब्रेड मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब रिच लोग खाते थे। मतलब वाइट ब्रेड एक देखने में अच्छा है, उस समय इतना ज़्यादा
आज जैसे ब्राउन ब्रेड होती है ना, ब्राउन ब्रेड जो हम महंगा खरीदते हैं क्योंकि हमें उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा लगती है, बट उस समय वाइट ब्रेड जो है टेस्टी ज़्यादा होती है, अच्छी ज़्यादा होती है, तो लोगों को वाइट ब्रेड जो है रिच लोग खाते थे। तो उन्होंने उस चीज़ के जगह जो है प्लेन ब्रेड जिसे बोलते हैं होल व्हीट, जो हम अभी आज जो ब्राउन ब्रेड है उस तरह का वो जो है खाना कंपलसरी कर दिया गया। और सभी लोगों को जो है जो भी आपका जो चर्च थे उन सबको जो है उन सबको बंद कर दिए गए। बहुत सारे बेसिकली क्रिश्चियनाइजेशन किया गया, मतलब क्रिश्चियनिटीज़ को जो रोमन कैथोलिक्स है, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उसको वहाँ पे पूरी तरीके से मतलब ख़त्म करने की कोशिश करी गई जैकोबिन टाइम में। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे जो है सभी लोगों को सिटीजनशिप का राइट दिया गया, सबको मैडम और सर करके बोलना है, इस तरीके से जो चीज़ें करी गई, ये था पूरा का पूरा रीन ऑफ टेरर। बट कुछ दिनों के बाद जो है जैकोबिन क्लब या जो उसके मेंबर थे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे अपने ही इस पागल राजा के लिए, मतलब अगेंस्ट में। तो उन्होंने एक रूल देखा कि भाई इसको भी अरेस्ट कर लिया गया, जैकोबिन जिसका लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को भी अरेस्ट कर लिया गया। और कुछ दिनों के बाद जो है इस पे भी उसको भी सज़ा हो जाती है बाय द वहाँ का जो कोर्ट है उसके द्वारा जो है उसको भी सज़ा दी जाती है, और उसको भी बाद में गिलोटिन कर दिया जाएगा, उसकी भी गर्दन काट दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है जैकोबिन क्लब का भी जो है पूरा रूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद यहाँ पे फिर अब जो है एक टाइप का वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ना, यहाँ पे ना फ्रांस की नेशनल असेंबली यहाँ पे रूल कर रही है, कुछ यहाँ पे डिक्टेटर टाइप के लोग आ जाएंगे या कुछ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स वगैरह जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे 4-5 सालों तक। अब जो है यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे नेपोलियन आ जाएगा 1804 के आसपास, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, अगर आप निकालोगे विमेंस के बारे में, डिड विमेंस हैव द रेवोल्यूशन, क्या विमेंस ने क्रांति करी थी, क्या विमेंस ने कोई क्रांति करी थी? तो हाँ, महिलाओं ने भी क्रांति करी थी। महिलाओं ने भी भाई अपना एक अधिकार था, महिलाओं के भी जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट जिसे बोलते हैं, महिलावादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यहाँ से भी कह सकते हो आप लोग। तो महिलाओं का पहले हम देखेंगे भाई, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की जो वुमेन्स हैं उनके पास कुछ राइट्स होते थे, वो लोग पढ़े लिखे होते थे। बट जो थर्ड स्टेट की वुमेन्स हैं वो मोस्टली जो हैं या तो डोमेस्टिक वर्कर हैं, या जो फ्लावर सेलर हैं, वेजिटेबल सेलर्स हैं, लॉन्ड्रीज में काम करते हैं, तो इस तरीके से डोमेस्टिक वर्कर हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वुमेन्स हैं, या तो वो अपने घर पे रहते हैं, बच्चों को केयरिंग करना, हाउस वाइफ बन के रहना। तो मोस्टली थर्ड स्टेट की वुमेन्स इसी तरीके से अपना जो है लाइवलीहुड अर्न करती थी या अपना घर चलाती थी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी? प्रॉब्लम यहाँ पे थी विमेंस को 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसमें ध्यान देना कि कई सारे जो विमेंस एक्टिविस्ट हैं उन्होंने देखा था कि भाई सिर्फ मेल लोगों को राइट टू वोट मिला है, उनको पैसिव एक्टिव सिटीजन माना गया है जो कि टैक्स देते हैं, और महिलाओं को जो अर्न भी कर रही हैं उनको भी जो है राइट टू वोट नहीं दिया गया। राइट टू वोट तो बहुत बाद में आता है, बेसिक जो राइट्स उस समय मेल को दिए गए थे तो वो राइट्स भी उनको नहीं दिए गए थे। वो लोग क्या डिमांड कर रही है, विमेंस क्या डिमांड कर रही है कि भाई हमें भी राइट टू इक्वालिटी चाहिए, जैसे मेल को मिली हुई है राइट टू इक्वालिटी, जैसे जो और फ्रीडम मिली हुई है, ये सब चीज़ें भी हमें इक्वालिटी चाहिए। तो फाइनली इसी के वजह से जो है रेवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट थी 1792 के आसपास, 93 के आसपास ना, तो उन्होंने एक रूल फॉलो करा था जहाँ पे फोर्स मैरिज बैन करी गई थी, यानी लड़कियों को जो है एक तरह से जो है फोर्स मैरिज नहीं कर सकते हैं, यानी उनके घर वाले जो है उसकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकते। इवन अगर शादी हो भी गई तो महिलाओं को, विमेंस को ये राइट है कि भाई वो अपने हस्बैंड से अलग हो सकता है, और हस्बैंड को भी ये राइट है कि वो अपनी वाइफ से अलग हो सकता है सिविल लॉ तरीके से, ठीक है, सिविल तरीके से। इसके अलावा उनको पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया। लेकिन अभी भी विमेंस के पास जो है ये 2 राइट्स जो है विमेंस को मिले थे, और विमेंस और भी राइट डिमांड कर रही, लाइक राइट टू वोट मिलना चाहिए, जो है बाकी राइट्स भी उनको मिलना चाहिए, जो कि बहुत बाद में मिलेंगे, अभी उनको वो राइट्स नहीं मिलेंगे। अभी विमेंस को एक लंबा सफ़र करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि फिर भी विमेंस जो है यहाँ पर अपना डिमांड करती हैं कुछ राइट्स के बारे में, विमेंस अपने जो है अधिकारों के बारे में बात करती है। तो यहाँ पर विमेंस का भी रोल था, उन्होंने भी अपनी क्रांति करी, तब जा करके उनको आज ये राइट्स जो हैं, आज जो हमें विमेंस को एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलता है, देखते हैं कि सारी राइट्स उनको अवेलेबल हैं, राइट टू वोट हो, चाहे राइट टू इक्वालिटी हो, इक्वल वेजेस की बात हो, वो सब आज हम जो देखते हैं वो सब यहाँ से ही शुरुआत होती है, फ्रांस की क्रांति से शुरुआत होती है। और भी क्रांतियाँ हुई हैं विमेंस के यूरोप में। तो हम देखते हैं कि भाई वुमेन्स का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है विमेन के जो रेवोल्यूशन का, कि उन्होंने अपने अधिकारों के लिए जो है फाइट करी है, तब जाकर उनको ये अधिकार मिले हैं। तो आशा करता हूँ ये 2 टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं चाहूँ तो इसी